तो भाई कहानी की शुरुआत होती है एक बंदे और उसकी गर्ल के साथ जो डेट पे गए हैं, और पता नहीं कहां से इनके दिमाग में ये खतरनाक आइडिया आ जाता है एक हार्डकोर रिवर में साथ कूदने का, वो भी टाइड अप ताकि हमेशा के लिए साथ रह सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक जंगल के बीचों बीच से एक ईविल ट्रक फुल स्पीड में क्रैश करता हुआ आता है, पेड़ों को तोड़ता, हवा में धुआं उड़ाता और फिर दोनों को एक झटके में उड़ा देता है। अब सीन कट होता है और हमारे मेन बंदे ओसामू की आंखें खुलती हैं। उसका दिमाग झन्ना जाता है क्योंकि सामने जो सीन है वो सीधा दिमाग हिला देने वाला है। एक फाइन लेडी उसके सामने खड़ी होती है और बिना किसी इंतजार के क्लियर कर देती है, बेटा ये हेवन नहीं है। उसका नाम अनेट है और उसका काम है ऐसे लोगों को गाइड करना जो किसी कारण से इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब ओसामू अभी भी कंफ्यूज ही था कि तभी आसमान में एक विशालकाय ड्रैगन उड़ता हुआ निकल जाता है और अनेट आगे बताती है, इस दुनिया में सिर्फ अंधेरा और तबाही फैली हुई है और तुम्हें इस पर रोशनी लानी होगी। तुम इस दुनिया के हीरो बनने के लिए चुने गए हो। बट ओसामू के चेहरे पे कोई एक्साइटेड एनिमे प्रोटैगनिस्ट वाला लुक नहीं था। हीरो? मैं? मजाक कर रही हो? मैं तो बस अपनी गर्ल के साथ दुनिया छोड़ना चाहता था और अब मुझे किसी अजीबोगरीब दुनिया में फेंक दिया गया। एनेटे समझ गई कि बंदे को थोड़ा मोरल बूस्ट चाहिए, तो वो अपनी फुल मोटिवेशनल स्पीच निकालने ही वाली थी कि ओसामू ने बिना कोई फालतू ड्रामा किए जहर की गोलियां निकालकर निकल ली। भाई ये क्या कर दिया? एनेटे तुरंत एक डिवाइन स्पेल मारती है और ओसामू के शरीर से जहर निकाल देती है। बट ओसामू की एटीट्यूड देखो, तू प्लीज मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कर सकती है। एनेटे अब सीधा डिमांड करती है कि ओसामू को हीरो बनना ही पड़ेगा और इस दुनिया को बचाना ही होगा। पर ओसामू भाई वो अपनी ही दुनिया में चला गया जहर की और गोलियां खाकर। एनेट फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। तू समझता क्यों नहीं कि तू चूजन वन है? ओसामू अब गुस्से में तड़ाक से जवाब मारता है, किसी ने मुझसे पूछा भी था क्या कि मैं चूजन बनना चाहता हूँ? तभी एनेट एक चौंकाने वाली बात बताती है, ट्रक जिससे तुम टकराए थे वो कोई आम ट्रक नहीं था, वो किसी दूसरी दुनिया से आया था। ओसामू हैरानी से उसकी तरफ देखता है। एनेटे पूरी कहानी खोलकर रख देती है, इस दुनिया में सिर्फ वो लोग आते हैं जो अपनी पिछली जिंदगी में इतनी बुरी हालत में होते हैं कि वो कुछ और नहीं बस इससे दूर भागना चाहते हैं। और तुम्हारा नंबर ट्रक कौन ने लगाया? ओसामू की आंखें जल रही थी गुस्से से। मतलब वो ट्रक मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल को तबाह करने के लिए आया था और तू मुझे बता रही है कि मेरी लाइफ मिसरेबल थी? किसने तुझे हक दिया ये डिसाइड करने का? पर अनेट की नजरों में ओसामू को इस दुनिया में लाकर उसकी जिंदगी बचाकर उसने कोई गलती नहीं की थी। लेकिन फिर ट्विस्ट आता है। एनेट सोचती है, चलो अगर बंदे को यकीन नहीं आ रहा तो इसे इसकी पावर दिखा देती हूँ। हर अदर वर्ल्डर को इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट होते ही सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिलती हैं। एनेट एक्साइटमेंट से ओसामू का स्टेटस चेक करती है और फिर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ओसामू 0 स्टैट बंदा था, बेसिकली इतना कमजोर कि अगर कोई उसे जोर से थप्पड़ भी मार दे तो बंदा सीधा आरआईपी हो जाए। इम्पॉसिबल, कोई इतना वीक कैसे हो सकता है? एनेट बड़बड़ाई। लेकिन ओसामू बिल्कुल चिल मूड में था। वो धीरे से हंसता है, तू कह रही है कि मैं गलती से इस दुनिया में आ गया? एनेट अब सीरियस हो जाती है। वो मान जाती है कि ओसामू शायद इस दुनिया में गलती से खींच लिया गया था। वो एक अदर वर्ल्डर की बेसिक रिक्वायरमेंट तक फुलफिल नहीं करता था। और फिर ओसामू पहली बार थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता है। वो हल्की स्माइल के साथ बोलता है, पता है ये सब कुछ ज्यादा अलग नहीं लग रहा। हर जगह, हर दुनिया में मैं सिर्फ एक ही चीज हूँ, फेलियर। एनेट अब खुद को थोड़ा गिल्टी फील करने लगती है। वो धीरे से बोलती है, सॉरी ये मेरी गलती है, कम से कम कुछ टाइम और रुक जा, ये दुनिया बहुत डेंजरस है और तू बाहर निकला नहीं कि तेरी कहानी खत्म। पर ओसामू बंदा सीधा ठंडी सांस लेता है, कंधे उचकाता है और जवाब देता है, कोई टेंशन मत ले, मैं तो वैसे भी अपनी फाइनल रेस्टिंग प्लेस ढूंढ ही रहा हूँ। और हमें अनेट दिखाई देती है, शॉक में, कंफ्यूज, जैसे उसका पूरा वर्ल्ड उलट पलट हो गया हो। असल में ओसामू जैसा इंसान उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। एनेट हमेशा से दूसरे दुनिया से आने वाले लोगों की गाइडिंग करने में प्राउड फील करती थी। पहले तो हाइप में रहती थी कि ओह न्यू वर्ल्डर्स से मिलने का टाइम आ गया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि ये बंदे खुद को खुदा समझते हैं। पूरा दिन बस हीरोज की चापलूसी करने में निकल जाता था और सच कहें तो अब उसे इस पूरे ड्रामे से ही चिढ़ होने लगी थी, तो उसने खुद को दुनिया से बंद कर लिया। लेकिन अब ओसामू के आने से सब बदल गया, क्योंकि ओसामू अलग था, पूरा अलग। अब ओसामू फुल कूलनेस में अपने डेंजरस न्यू वर्ल्ड में कदम रखने को तैयार हो जाता है, लेकिन अनेट उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। कम से कम पहले एक प्रोफेशन तो चूज कर ले भाई। लेकिन ओसामू सीधा अल्टीमेट डिक्लेरेशन करता है, मुझे कोई प्रोफेशन नहीं चाहिए, मैं तो जन्म से ही एक डैम राइटर हूँ। और इतना कहकर बंदा चल पड़ता है बिना मुड़कर देखे। एनेट बस उसे जाते हुए देखती है और फिर ड्रामेटिकली डिक्लेयर करती है, अब समझ आया, यही तो वो इंसान था जिसका मैं इंतजार कर रही थी। ओसामू अभी अपनी नई दुनिया को एक्सप्लोर ही कर रहा होता है कि उसे एहसास होता है, अबे मैं तो यहाँ की लैंग्वेज पढ़ ही नहीं सकता। और फिर सोचता है, चाय पीने के लिए कोई कैफे भी नहीं दिख रहा, क्या ही सीन है। तभी अचानक एक रैंडम वॉइस उसके दिमाग में गूंजती है, बधाई हो, आपने नया एरिया डिस्कवर किया है, 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। ओसामू 1 सेकंड के लिए फ्रिज हो जाता है और फिर खुद से बड़बड़ाता है, अबे यार ये कौन चिल्ला रहा है, सिर दर्द बढ़ा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक और भी लाउड वॉइस अनाउंस करती है, मुबारक हो ओसामू, तुम लेवल 2 पे पहुंच गए। भाई ये क्या पागलपंती चल रही है। लेकिन इससे पहले कि वो इस अनाउंसमेंट हॉरर से उबर पाए, अचानक एक भारी भरकम पेड़ धर्रे से गिरता है और किसी लड़की की चीख गूंजती है। ओसामू देखता है कि एक मॉन्स्टर ने किसी लड़की को अटैक कर दिया है। लड़की चीखती है, प्लीज तुम तो एक एडवेंचरर हो, मेरी मदद करो। ओसामू बस खड़ा रहता है गहरी सोच में डूबा। लेकिन उसकी सोच क्या थी भाई, इस दुनिया के लोगों के कान कितने अजीब शेप के हैं। लड़की और ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज कुछ करो।
ओसामू बिल्कुल डेडपैन फेस के साथ सीधा पूछता है, सुनो मैं तुम्हारे बारे में एक नॉवेल लिख सकता हूँ क्या? थोड़ी देर बाद ओसामू को एहसास होता है कि भाई ये बंदी सच में बचने के लिए कह रही है। तो वो 1 सेकंड के लिए सांस लेता है और बहुत कैजुअली हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन फिर खुद ही बोलता है, अबे मैं पहुंच नहीं पा रहा। लड़की पूरी तरह पैनिक मोड में, कोई तलवार निकालो, कोई स्पेल कास्ट करो, कुछ तो करो। लेकिन इससे पहले कि ओसामू कुछ कर पाता, मॉन्स्टर उसे भी पकड़ लेता है। ओसामू बस इतना बोलता है, अबे यार सांस नहीं आ रही। लड़की जल्दी से एक्सप्लेन करती है, ये पेड़ हमारी लाइफ फोर्स सोख रहा है, हमारे पास बस कुछ ही मिनट्स बचे हैं। और ओसामू, ओह बढ़िया खबर है। ओसामू अपने आखिरी पलों को शांति से स्वीकार कर लेता है। अच्छा था भाई इस दुनिया में जितना टाइम रहा, अलविदा। लड़की पूरे अलार्म मोड में, अबे प्लीज हार मत मानो। लेकिन ओसामू बिल्कुल आउट ऑफ सर्विस। लेकिन तभी पूरा पेड़ डार्कनेस में घिर जाता है और सीधा ब्लास्ट हो जाता है। ओसामू जिंदा, लेकिन उससे ज्यादा शॉकिंग चीज, भाई मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ? और तभी वही अनाउंसमेंट वॉइस गूंजती है, मुबारक हो, ओसामू ने 300 डैमेज डील किया अपने पॉइजन से। लड़की का पूरा दिमाग ब्लास्ट हो जाता है। क्या? क्योंकि ये बंदा जो कि पूरे टाइम एडवेंचर मोड में आने से मना कर रहा था, अचानक से मॉन्स्टर को अपने ही पॉइजन से मार देता है। और तभी मुबारक हो, ओसामू ने लेवल अप कर लिया। लेवल 3 तक पहुंचने के बाद लड़की सोचने लगती है कि कहीं ओसामू खुद को जहर तो नहीं दे रहा। फिर उसे अचानक ख्याल आता है, ये सामने से इतना कमजोर क्यों बन रहा है जब ये असल में इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। ओसामू एक ठंडी सांस लेता है और जवाब देता है, यार ये सब तो मेरे साथ हमेशा होता है। वो बोलता है कि वो दुनिया छोड़ना चाहता है, मगर किस्मत हर बार उसे बचा लेती है। 5 बार उसने खुद को खुद ही खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ कि वो फिर से बच गया। लड़की के दिमाग में कुछ क्लियर नहीं था कि वो इतना टूटे हुए मूड में क्यों है, लेकिन वो इस बात से ग्रेटफुल थी कि उसने उसकी जान बचाई। तो वो ओसामू को अपने घर चलने का ऑफर देती है ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। वो अपना नाम बताने ही वाली थी कि ओसामू उससे हाथ मिलाता है और उसी पल उसकी यादों का दरवाजा खुल जाता है, साचिन। वो सोचने लगता है कि कहीं उसकी लड़की भी इस दुनिया में आ तो नहीं गई। लड़की इस मोमेंट को पूरी तरह रुइन कर देती है, मेरा नाम साचिन नहीं है, समझा? वो गुस्से से अपनी रियल आइडेंटिटी बताने ही वाली थी कि ओसामू का दिमाग पहले से ही किसी और दुनिया में घूम रहा था। अब लड़की पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड, ये मुझे सीधा इग्नोर कर रहा है। लेकिन ओसामू के पास लेजिट रीजन था, उसने इस नई दुनिया में जीने का एक मकसद ढूंढ लिया था। वो अपनी साचिन के साथ बिताए आखिरी पलों को याद करता है और जोश में डिक्लेयर कर देता है, कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लेकिन इसका असली मतलब सीधा सीधा खतरनाक था। वो उसे ढूंढना इसलिए चाहता था ताकि दोनों साथ में फिर से दुनिया छोड़ सके। उधर दूसरी तरफ एनेट भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो ओसामू को प्रोटेक्ट करे। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि काश उसे ओसामू से फिर से मिलने का मौका मिले। और उसकी विश सच हो जाती है, क्योंकि तभी ओसामू वापस लौटता है। एनेट खुशी से झूम उठती है, लेकिन तभी उसकी नजर ओसामू की नई कैट गर्लफ्रेंड पे पड़ती है। अब एनेट पूरी तरह शॉक, इतनी जल्दी इस लड़के की लड़की भी सेट हो गई। लेकिन वो खुद को कूल रखती है, क्योंकि ओसामू के पास एक सवाल था, क्या तुमने कभी साचिन नाम की लड़की को देखा? एनेट का दिमाग एकदम ब्लास्ट, एक और तीसरी लड़की? ओसामू वहां से निकल जाता है क्योंकि एनेट के पास साचिन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन कैट गर्ल उसे भरोसा दिलाती है, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे, पर पहले कासल टाउन ऑफ रॉथ होते हुए उसके घर जाना जरूरी था। लेकिन तभी एनेट एकदम सामने आकर खड़ी हो जाती है। रुको, वो उन्हें हाथ पकड़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी। अब कैट गर्ल कंफ्यूज्ड, ये क्या सीन है? लेकिन एनेट उतनी ही शर्मीली हो जाती है और कुछ कह नहीं पाती। कैट गर्ल फौरन समझ जाती है, ओह तो तुम ओसामू से प्यार करती हो, है ना? एनेट पूरी तरह झल्ला उठती है, नहीं मैं बस एक जिम्मेदार क्लर्जियर हूँ और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इस कमजोर अदरवर्ल्डर की रक्षा करूँ। कैट गर्ल ठहाका मारती है, वीक? ओसामू तो डैम स्ट्रॉन्ग है। एनेट नाराज, बिल्कुल नहीं, ये तो सबसे बड़ा कमजोर है। और तभी कैट गर्ल सीधा एक कार्ड मारती है, अरे फिर इसने एक मॉन्स्टर को मारकर मेरी जान कैसे बचाई? एनेट का चेहरा एकदम सफेद, इसका मतलब ओसामू और कैट गर्ल का रिश्ता करीब आ गया था। अब एनेट पूरी तरह से जल उठती है, तू एक नंबर की चोर बिल्ली है। और तभी ओसामू अचानक बोल उठता है, ओहो मुझे कुछ जबरदस्त मिल गया। लड़कियां चौंकती हैं, क्या? ओसामू इशारा करता है एकदम कंफर्टेबल बेड। पर जैसे ही दोनों देखती हैं, ये तो बेड नहीं, एक फ्रीकिंग कॉफिन है। ओसामू एकदम ठंडे अंदाज में बोलता है, ठीक है जब टाउन पहुंचो मुझे उठा देना। फिर कफन जैसा लबादा खींचता है और सीधा कोमा मोड में चला जाता है। कैट गर्ल चिल्लाती है, मेरा नाम वेट और टामा नहीं है। पर ओसामू तो कब का आउट हो चुका था। एनेट धीरे से मुस्कुराती है, पर उसने मेरा नाम सही लिया था। अब एनेट उसे कॉफिन में घसीटने का काम संभालती है, लेकिन कैट गर्ल थोड़ी कंफ्यूज, क्या ये सच में तुम्हारा काम है? बट एनेट सिर झुकाती है और बस बोलती है, चलो बस थोड़ा और सह लो। जैसे जैसे वे कासल टाउन के करीब पहुंचते हैं, कैट गर्ल पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, बस अब बहुत हो गया। ओसामू उठ और अपने पैरों पर चल। पर कोई जवाब नहीं। अब कैट गर्ल का माथा ठनकता है, कहीं ओसामू सच में दुनिया छोड़कर तो नहीं चला गया? एनेट जल्दी से उसके स्टैट्स चेक करती है, सब कुछ ठीक, तो शायद वो बस गहरी नींद में है। अब टाउन ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए एनेट बोलती है, बस थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। और वहीं दूसरी तरफ ओसामू अपने कफन के अंदर एकदम शांत। वो अपने सपनों में सिर्फ और सिर्फ साचिन को देख रहा था और वो जानता था, कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो थोड़ा टाइम बीतता है और आखिरकार एनेट और टामा उस ताबूत को घसीटते हुए रॉथ के कासल टाउन तक पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही कॉफिन खुलती है, ओसामू बाहर आता है और चारों तरफ नजरें घुमाता है। ओ भाई! अब उसे पूरा यकीन हो चुका है कि ये दुनिया अपनी वाली दुनिया से तो अलग ही है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और सोच पाए, एनेट सजेस्ट करती है कि सीधा किंग के पास चलो ताकि उनकी एंट्री इस दुनिया में ऑफिशियल हो सके। लेकिन भाई साहब, कॉफिन को रोड के बीचों बीच ही छोड़ दिया जाता है, जैसे कोई कबाड़ हो।
कट टू कैसल। सच में कयामत लग रही है। किंग मुस्कुराता है और बोलता है, अच्छा वैसे शार्लेट की शादी भी होने वाली है। अब किंग शार्लेट के लिए सही बंदा ढूंढ रहा है, तो वो ओसामू से एडवाइस मांगता है। और फिर सीन में एंट्री होती है दो कंटेंडर्स की, पहला वॉरियर गोम्स, दूसरा वॉन्डरिंग मिंस्ट्रेल ऑफ लव ऑटो। लेकिन यहाँ असली मसला कुछ और था। डीमन लॉर्ड की हरकतों की वजह से मॉन्स्टर एक्टिविटी बढ़ती ही जा रही है और किंग थॉमस अब इतना बूढ़ा हो चुका है कि खुद नहीं लड़ सकता। तो उसने सोच लिया कि इन दोनों में से कोई एक बंदा शार्लेट का पति बनेगा और रॉथ का अगला किंग होगा। लेकिन शार्लेट को ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। भाई मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ये सब अजनबी लोग लेंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। अब ओसामू को ही फैसला करना था, लेकिन भाई एकदम दिमाग वाला बंदा है। भाई मैंने इन दोनों को पहली बार देखा है, इतनी बड़ी चीज किसी अनजान के हवाले करना बेवकूफी होगी। और अगर तुम ऐसे बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हो तो तुम राजा बनने के लायक ही नहीं हो। ओसामू सीधा वापस अपने रूम में चला जाता है। पीछे एनेट और टामा पूरा डैमेज कंट्रोल करने में लग जाते हैं। महाराज बुरा मत मानिए, ओसामू दूसरी दुनिया से आया है, थोड़ा ब्लंट है। किंग थॉमस हल्के से हंसता है, कोई बात नहीं, मैं दिल छोटा नहीं करता। पर असली ट्विस्ट, शार्लेट को ओसामू का एटीट्यूड पसंद आ गया था। रात को जब सब गहरी नींद में डूबे थे, ओसामू बस खिड़की के बाहर टकटकी लगाए बैठा था। एनेट धीरे से उठती है और पास आकर पूछती है, नींद नहीं आ रही? ओसामू हल्के से मुस्कुराता है, मैं कभी ढंग से सोता ही नहीं। अब अनेटे सोचती है कि इसका पास्ट जानने का सही मौका है, तो वो पूछती है, सचिन के बारे में कुछ बताओ। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ अजीब सा हिलता हुआ दिखता है। ये क्या? वो फौरन ओसामू की चादर खींच देती है और तमा उसके पैरों पर गोल गोल लिपटी हुई सो रही होती है। एनेटे का पूरा दिमाग हिल जाता है, अबे ये क्या तमाशा है? वो बिना सोचे समझे तकिया उठाकर टामा को दे मारती है। टामा जल्दी से उठती है और डिफेंड करने लगती है। ओए, मैं कैट हूँ, मुझे ठंड लगती है तो मैं लोगों से लिपटती हूँ, ये तो नेचुरल है। अब अनेट और टामा में पूरे 2 मिनट तक तू मैं चलती रहती है। और समय भाई चुपचाप उठता है और कमरे से निकल जाता है। जैसे ही वो हॉलवे में आता है, उसकी नजर एक चमकती हुई लाइट पे पड़ती है। ओ भाई ये क्या सीन है? ओसामू धीरे धीरे बाहर जाता है और जैसे ही वो झील के पास पहुंचता है, शार्लेट वहां अकेली बैठी होती है। ओ तुम भी नींद के दुश्मन निकले? वो मुस्कुराते हुए बोलती है। शार्लेट ओसामू को अपने पास बुलाती है और बोलती है, आओ बैठो, झील कितनी प्यारी लग रही है ना? ओसामू चारों ओर देखता है और हल्की सांस छोड़ता है। या इतनी खूबसूरत जगह है कि मन कर रहा है सीधा डुबकी मारकर हमेशा के लिए यहीं रुक जाऊं। शार्लेट रुको, फील करती थी वो मेरे लिए गाना गाता था, बस एक पल के लिए ही सही, लेकिन मुझे दुनिया की सारी टेंशन से आजाद कर देता था। अब मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि मुझे ऐसा हबी चाहिए जिससे मैं प्यार करती हूँ, या फिर ऐसा जो मेरे डैड के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग किंग साबित हो। ओसामू हल्का सा हंसता है, सिर झुका लेता है और बोलता है, तू हद से ज्यादा काइंड है यार। शार्लेट अपने डैड के ओपिनियन के लिए इतना टेंशन ले रही है, अनलाइक मी जिसने जिंदगी से ही रिजाइन करने की कोशिश कर डाली थी। मैं हमेशा अपनी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता आया हूँ, लेकिन एक चीज जो मैंने कभी किसी को नहीं दी, वो ये डिसीजन कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊंगा। अगर तुझे सच में डिसाइड करना है तो ये देख कि तू खुद क्या चाहती है, जो तुझे अपनी रियल डिजायर्स को समझना होगा, तभी तू सही डिसीजन ले पाएगी। अगले दिन किंग थॉमस ने ओसामू और उसकी टीम को फिर से थ्रोन रूम में बुलाया। जैसे ही सब वहां पहुंचे, किंग ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मुझे पता है कि ये थोड़ी असुविधा की बात है, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि शार्लेट ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो किससे शादी करने वाली है। तो और मैं चाहता हूँ कि तुम सब इस डिसीजन के गवाह बनो। एनेट के चेहरे पे एक गंभीर एक्सप्रेशन आ जाता है। शार्लेट जरूर गोमेज को चुनेगी, आखिर वो हमेशा से अपने किंगडम की भलाई को पहले रखती आई है। लेकिन टामा हंसते हुए बोलती है, ना, ऑटो उसके लिए कहीं ज्यादा बेहतर मैच है। किंग थॉमस की आवाज फिर गूंजती है, शार्लेट चलो जाओ और उस आदमी के पास जाओ जिसे तुमने चुना है, और उसे अपने वचन दो। सारा हॉल सांस रोककर देखने लगता है। शार्लेट धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सभी को लग रहा था कि वो या तो ऑटो के पास जाएगी या गोमेज के पास, लेकिन वो सीधा ओसामू की तरफ जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, मैं तेरे साथ झील में डूब जाना चाहती हूँ। सन्नाटा, पूरा हॉल शॉक में। एनेट तो सीधा जमीन पे गिर पड़ती है। ओसामू के खुद के चेहरे पर भाई ये क्या ही हो गया वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। शार्लेट एक गहरी सांस लेती है और अपनी वजह बताने लगती है, इसीलिए मैंने इसे चुना है। ओसामू का दिमाग अभी भी लोडिंग में था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, गोमेज अचानक अपना हेलमेट उतारता है। उसके चेहरे बट एक हल्की स्माइल और वो बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी कवर इस तरह से उड़ जाएगी। सीन स्टार्ट होता है एक गंध से जो इतनी भयंकर थी कि बंदे वहीं उड़ गए, और तभी गोम्स अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, डार्क लॉर्ड का एक सर्वेंट। अब ये बंदा वहां खड़ा होकर डींगे हाँकने लगता है कि उसकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। असली प्लान तो ये था कि खुद को इस किंगडम का राजा बना ले और फिर उसे डार्क लॉर्ड के हवाले कर दे, लेकिन सब गुड़ गोबर हो गया क्योंकि शार्लेट ने इसकी असलियत भांप ली। ओसामू सीधा शार्लेट की तरफ देखता है और बोलता है, तो तुझे पहले से पता था कि गोम्स एक फ्रीकिंग डीमन था? शार्लेट की रिएक्शन, अरे नहीं रे, वो तो बस बदबू मार रहा था। बस गोमेज की तो बोलती बंद, इसका मतलब कि इसकी पोल पट्टी खुद की गलती से खुल गई, लेकिन अब मानने से रहा तो सीधा जान से मारने की धमकी दे देता है। अब यही वो सिचुएशन थी जहां एक बैड एस प्रीस्टेस बड़े काम की होती, लेकिन अनेट बेहोश पड़ी है। तामा बेचैन होकर उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, जबकि गोम्स गार्ड से भिड़ा था, लेकिन गार्ड्स 2 मिनट भी टिक नहीं पाए। तामा देखती है कि अब अनेट को ऐसे छोड़ना रिस्की होगा, तो वो उसकी बॉडी उठाकर वहां से भागती है, क्योंकि पूरा महल टूटकर गिरने वाला था। अब अनेट के होश में आने के कोई चांस नहीं, तो टामा को खुद मोर्चा संभालना पड़ता है। वो गोमेज से सीधा भिड़ जाती है।
वो लेवल 14 पर है, यानी इस लड़ाई में टिक सकती है। और चूंकि वो गोमेज के खिलाफ लड़ रही थी, ऑटो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। ऑटो रॉकिंग लेवल 89 पे है, तो उसका म्यूजिक टामा को एक पावरफुल बूस्ट दे सकता था, लेकिन नहीं भाई, ऑटो तो बस अपना नया हुड क्लासिक प्ले कर रहा था, कोई स्पेशल इफेक्ट वाला बूस्ट नहीं था। ओसामू को वो गाना बहुत सही लग रहा था, लेकिन टामा अब खुद की ताकत पर ही भरोसा करने वाली थी। गोमेज पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता है। टामा झुककर उसका अटैक डॉज करती है और एक सीधा किक उसके चेहरे पर जड़ देती है, लेकिन गोमेज को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। टामा कैट पंच से फॉलो अप करती है, पर वो भी बेअसर। गोमेज पलटवार करता है और टामा को हवा में उछाल देता है। अब गोमेज पूरी जान लगा देने वाला था। वो चीखता है, अब मैं अपना पूरा दम लगाकर तुम्हें चीर डालूंगा, लेकिन तभी ओसामू सामने आ जाता है। वो गोमेज को घूरता है और बोलता है, पहले मुझे और शार्लेट को खत्म कर। गोमेज पहले तो सोचता है कि ओसामू मजाक कर रहा है, लेकिन ओसामू अपनी बात आगे बढ़ाता है। अब जब शार्लेट अपने बेवकूफ बाप की पकड़ से आजाद हो गई है, तो उसकी पहली इच्छा है कि वो मेरे साथ एक धमाकेदार एंडिंग करे। ओसामू के चेहरे पर हल्की स्माइल थी, और मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। तो गोमेज भाई, हमें मरने का सौभाग्य दे दे। गोमेज तो एक सेकंड के लिए असली कंफ्यूजन में आ गया, लेकिन फिर बोलता है, ठीक है, तुम्हें निपटा दूंगा, लेकिन इसके बाद किंग को भी मार दूंगा और पूरे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। ओसामू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे मरने के बाद क्या होता है, मुझे क्या लेना देना। लेकिन शार्लेट का अब मन बदल गया था। वो जल्दी से ओसामू की तरफ देखती है और बोलती है, नहीं, मैं अभी मर नहीं सकती, मुझे जिंदा रहना है और इस किंगडम की रक्षा करनी है। ओसामू को उसकी बात सुनकर अच्छा लगा, तो फाइनली तुझे समझ आ गया कि तुझे जीना है। लेकिन ओसामू की आंखों में अब भी एक अलग सा फैसला था। वो शार्लेट को धक्का देता है, उसे खतरे से दूर करता है और खुद गोमेज के हमले को सीने पर झेलने के लिए तैयार हो जाता है। शार्लेट की चीख निकल जाती है, ओसामू मत करो, और तभी अनेट की आंखें खुल जाती हैं। वो सीधा अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेट करती है और एक शील्ड ऑफ लाइट कॉन्जर कर देती है, और इस शील्ड की वजह से ओसामू को गोमेज के घातक हमले से बचा लिया जाता है। एनेट की आंखों में गजब की दृढ़ता थी। मैं कसम खाती हूँ, जब तक मैं ओसामू के साथ हूँ, उसे मरने नहीं दूंगी। गोमेज अपनी पूरी ताकत से इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोमेज अब पूरी तरह से डिफेंसलेस है, और एनेट बिना किसी दया के एक जोरदार वार करती है, जो गोमेज को सीधा कैसल की दीवार तोड़ते हुए फ्रीकिंग लेक में फेंक देता है। पानी की तेज लहरें उठती हैं। टामा और एनेट की जान में जान आती है। चलो भाई, ये भी निपट गया। और क्योंकि एनेट ने टामा के लिए इतनी बड़ी मदद की, टामा को लगता है कि अब उसकी भी कुछ कदर करनी बनती है। एनेट भी टामा को थैंक्स बोलती है, और अब तो दोनों के बीच काफी बढ़िया बॉन्डिंग बनती दिख रही है। और दूसरी तरफ ऑटो अब भी अपने ही धुन में बैठा म्यूजिक बजा रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शार्लेट के लिए ये सब पचाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन तभी उसका बाप थॉमस दौड़ते हुए आता है और एकदम भावुक होकर, मुझे माफ कर दे शार्लेट, मैंने पहले तेरे फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं की, मैं सच में एक बेकार बाप था। ओसामू सही कह रहा था, थॉमस राजा बनने लायक नहीं था, और अब थॉमस को खुद एहसास हो चुका है कि वो शार्लेट का बाप बनने लायक भी नहीं था। तो वो घुटनों पर बैठकर शार्लेट से पूछता है, क्या तू मुझे माफ कर सकती है? शार्लेट धीरे धीरे उसके पास जाती है और एक लंबी सांस लेकर बोलती है, हाँ पापा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब से हमें बहुत सारी बातें करनी होंगी इस किंगडम के फ्यूचर के बारे में और हमारे अपने रिश्ते के बारे में। थॉमस की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। शार्लेट भी खुश थी, आखिरकार उसके पापा को उसकी बात समझ आ गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ ओसामू खींचा हुआ बैठा था। ये अनेट और टामा ने तो मेरा परफेक्ट गेम ओवर वाला सीन ही खराब कर दिया यार। दूसरी तरफ थॉमस खुद ही ये अनाउंस कर देता है कि वो किंगडम चलाने के लायक नहीं है और सीधा राजगद्दी छोड़ देता है। अब शार्लेट 16 साल की उम्र में किंगडम संभाल रही थी और पूरी ताकत से हर चीज सही करने में लगी थी, और वहीं ऑटो अब भी बिना किसी टेंशन के धुन बजा रहा था, जैसे उसे और कोई काम ही नहीं हो। इस बीच अनेट और टामा ओसामू का कॉफिन खींचते हुए अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे थे। चलते चलते बात निकलती है, भाई शार्लेट भी 16 साल की उम्र में रानी बन गई, हिम्मत तो देख इसकी। लेकिन दोनों मानते थे कि वो इसे मैनेज कर लेगी किसी तरह। और तभी ओसामू अचानक ताबूत से बाहर आकर बोलता है, भले ही कुछ भी हो, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि शार्लेट ने ये फैसला खुद लिया और अब वो इस पर डटी हुई है। और भाई, यही तो असली खूबसूरती है।